हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का कुछ क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन पूछ रही है ये, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हमें रोजगार मिलता है ना। जिससे विभिन्न प्रकार की आर्थिकीय काम किया जाता है, जैसे कृषि का, उद्योग, व्यापार, इंडस्ट्रियलाइज, बहुत सारे काम। और जिससे लोगों को रोजगार मिलता है उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं या इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो समझ गए किसे कहते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। जो सत्ता की साझेदारी होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। जब किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के हर समूह और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी आवश्यक है। जैसे लोकतंत्र, जैसे कि जनता चूज करते हैं अपने नेता को, हमारा नेता कौन होगा उस हिसाब से। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। मतलब कि नेचुरल डिजास्टर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर है। जैसे कि बाढ़ बूढ़ आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, उसको उसको प्रबंधन मतलब उसको खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं उससे, वो पूछा गया हुआ है। तो आपदा के आने से पहले ये अनिवार्य है कि होने वाले जान माल के नुकसान को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह लोगों को जागरूक करने और राहत कार्य तेजी से पहुंचाने में मदद करता है। समझ गए। आपदा प्रबंधन क्या है, मतलब लोगों को हेल्प करना। जैसे कि फ्लड आ गया तो उसमें लोगों को पहले से प्रबंध करके रखा जाता है कि हाँ, लोगों को ये देना है, वो देना है, वगैरह वगैरह। तो उसको हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था। मेजनी इटली का एक साहित्यिक, गणतांत्रिक विचारों को समर्थक और योग्य सेनापति था। उसने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली 1831 और यंग यूरोप नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। मतलब कि एक वो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और उसने इटली के एकीकरण के लिए 1831 में एक यंग यूरोप नामक संस्थाओं की स्थापना किया था। ठीक है, इतना लिखना है बस आपने, बाकी तो चलो बना के भी लिख दोगे तो चल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई क्या है। प्रति व्यक्ति आय, तो पीसीआई क्या है, जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को वहाँ की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका सूत्र ये है, टोटल नेशनल इनकम बाय इतना पॉपुलेशन। प्रति व्यक्ति आय अलग देश का अलग अलग होता है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछ रही है, सेक्शन 2 से है। तो मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मतलब हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन, कैसे प्रभावित किया। तो मुद्रण, जैसे कि मुद्रण क्रांति पैसे की बता रहा है ये, रेवोल्यूशन, तो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। तो मुद्रण क्रांति के कारण पुस्तकें समझती हुई और आम लोगों तक पहुंची। इससे शिक्षा का प्रसार हुआ, वैज्ञानिक विचारों का आदान प्रदान हुआ, बढ़ावा, पुनर्जगन एवं धर्म सुधार आंदोलनों को नई दिशा मिली। इसको हम बोलते हैं, मतलब कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो मुद्रण क्रांति का मतलब कि आधुनिक प्रभावित कैसे हुआ। तो जो किताब वगैरह थे, है ना, जो वहाँ के मतलब शिक्षक, वैज्ञानिक वगैरह वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, एक किताब छाप दिया अलग अलग भाषाओं में। तो उससे क्या हुआ, जो ज्ञान का जो था, नॉलेज लोगों में आदान प्रदान हुआ अलग अलग देशों में। नई नई जगहों पे जाके लोग मतलब कि जागरूक हुए, है ना। पुनर्जागरण एवं रेजिस्टेंस एवं धर्म सुधारी आंदोलनों की नई दिशा मिली। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूची प्रौद्योगिकी का मतलब उद्योग का महत्व बताएं। मतलब आईटी सेक्टर का बताइए, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का महत्व बताया। अब महत्व बताता हूँ मैं, आंसर है ये, आईटी उद्योग ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है। इसने लाखों लोगों को रोजगार दिया,
जैसे कि आप पता है आपको आईटी सेक्टर में कितने सॉफ्टवेयर का बहुत सारे हैं, जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सी सी प्लस, पैथन, ये सब लैंग्वेज है। तो सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छी दिशा मिली है, जो लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसके निर्यात के माध्यम से भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जैसे कि बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, और सबको पता है आईटी सेक्टर है वो, काफ़ी आईटी हब है वहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियों का वर्णन करें। ये पॉलिटिकल साइंस से है। तो जो भारतीय लोकतंत्र के मुख्य चुनौतियां वर्णन करें, क्या क्या है मुख्य चुनौतियां। अब पहला क्या बता रहे हैं, पहला है जातिवाद, चुनाव में योग्यता के बजाय जाति को महत्व देना, अभी भी होता है हमारे यहाँ। अब अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र को देश को से ऊपर समझना। ठीक है। भ्रष्टाचार, जैसे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता को कमी होना, है ना। दूसरा लास्ट है आतंकवाद, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा, आतंकवाद, ये तो है। लोकतंत्र का मुख्य चुनौतियों का वर्णन है ये चार। ठीक है, ये जो चार है मुख्य चुनौतियों का वर्णन है। अब अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का भविष्य भारत में उज्जवल है, क्यों है उज्जवल, ये ज्योग्राफी से है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ सालों भर धूप खिली रहती है, और ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है जो प्रदूषण मुक्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सबसे सस्ता और टिकाऊ माध्यम है सौर ऊर्जा। तो इसलिए हम ये भविष्य के लिए उज्जवल उज्जवल कहा जाता है। काफ़ी जगह हम देख सकते हैं कि कॉलेज वगैरह में और भी बहुत जगह ऐसे हैं जो सौर ऊर्जा का हम यूज़ करते हैं। इसे बिजली उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट माध्यम है, और ये पोल्यूशन भी नहीं देता है, और कम खपत में ये बिजली प्रदान कर देता है ये नेचुरली। अब लास्ट क्वेश्चन है, रॉकफेलर और टाटा जैसे बड़े पूंजीपतियों ने औद्योगिक विकास में क्या भूमिका निभाई। तो आंसर इसका, बड़े पूंजीपतियों ने भारी निवेश के माध्यम से बड़े कारखाने स्थापित किए, जिससे उत्पादन की गति बढ़ी। इन्होंने नई तकनीक और प्रबंधन प्रणालियों को देश पेश किया, जिससे देश की बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पे नए हो यार, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता रहेगा हर सब्जेक्ट का, बिहार बोर्ड के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जिसको भी हेल्पफुल लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।